नमस्कार साथियों। आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं जिसके तहत हम जो रीट अपनी सीटेट है या शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड जो है उनमें जो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके तहत आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन के साथ करवाए जाएंगे जिससे आपको कुछ एग्जाम में बेनिफिट हो सके। तो इसमें देखो स्टार्ट करते हैं हम आज जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इनको हम सॉल्यूशन के साथ पूरा करने वाले हैं। हालांकि इनमें पूरी तरह से सावधानी बरती गई है आंसर बताने में, सोल्व करने में। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आगे हम इस तरह से शुरुआत करेंगे कि जिस तरह से आपको स्टार्टिंग में, जैसे मान लो कि आज हम फर्स्ट पेपर कर रहे हैं, नेक्स्ट अगर जब पेपर करेंगे तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे जाके आपको मतलब इसका ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इनको ज्वाइन कर लेना। और पहले आपको, जैसे मान लो कि आज हम फर्स्ट करने वाले हैं तो इससे पहले ही आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी और आप उनके क्वेश्चन करके देखना। उसके बाद हम सॉल्यूशन करवाएंगे तो वहाँ पे आपको खुद का आकलन हो जाएगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपके कितने सही आ रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्टार्ट करने वाले हैं। धीरे धीरे अगर बच्चे जुड़ते जाएंगे तो ये रूटीन में हो जाएगा और हम एक अच्छी तैयारी करेंगे जिससे लगभग बच्चों का सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह परिभाषा किसने दी है। अब देखो कि दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते, लेकिन जो विकास क्रम है वो समान हो सकता है, जो सामान्य बालक है उनमें समान हो सकता है। तो इस तरह की जो परिभाषा है वो किसने दी थी? गेसेल ने दी थी। उसके बाद देखो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। देखो किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपका शारीरिक व मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना। उसके बाद देखो अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो किशोरावस्था में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो बच्चों की आती है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। कि ये जो एज है ये तूफान और दबाव की अवस्था बताई गई है और इसमें बच्चा इधर उधर घूमने में, भटकने में काफ़ी ज़्यादा समय व्यस्त करता है अपना। तो ये शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन होते हैं उनमें समायोजन की सबसे बड़ी समस्या आती है। उसके बाद देखो अगला जो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है। मतलब निर्मितवाद उपागम है उसका तत्व कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण एवं सुनिश्चित लक्ष्य, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन और सामाजिक समझौता व साझी जिम्मेदारी। तो इसमें निर्मितवाद उपागम का तत्व जो नहीं है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, इस अवस्था में बालकों में नई खोज की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब बाहर घूमने की या नई खोज की प्रवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी उत्तर बाल्यकाल में। इसमें देखो आपकी जो एज है वो 10 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें नई खोज करने की और बाहर घूमने की या मतलब अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बनाने की ये प्रवृत्ति इनमें बढ़ जाती है। तो वो होती है आपकी उत्तर बाल्यकाल। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब किन किन बिंदुओं के तहत मूल्यांकन किया जाता है। मतलब किसी बच्चे का जो मूल्यांकन करना हो तो इसके लिए 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं। तो देखो अपना पहला है उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। मतलब ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले तो आपका उद्देश्य होना चाहिए, उसके बाद अधिगम अनुभव होना चाहिए और मूल्यांकन के उपकरण आपके पास होने चाहिए जिसके तहत हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद देखो अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा होती है वो किस प्रकार की होती है। तो देखो एक तो अपने पास क्या है कि ज्ञानात्मक जागृति द्वारा भी होती है और भावात्मक भी होती है। मतलब आपका तीसरा जो आंसर है 1 और 2 ये दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। मतलब शेष अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। अब देखो शेष अवस्था में सबसे बड़ी जो बात होती है शारीरिक विकास की तीव्रता, ये तो आपका राइट है। उसके बाद देखो दूसरों पे निर्भर, अब बच्चा है
0 से 5 साल का। शेष अवस्था कौन सी होती है आपकी? 0 से 5 साल की, ठीक है ना। तो इसमें जो बच्चा होगा वो क्या करेगा? दूसरों पर निर्भर भी रहेगा, नैतिकता का अभाव, नैतिकता भी होगी, और एक मानसिक तीव्रता है ना। तो इसमें देखो कौन सी चीज नहीं है? तो देखो इसमें शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता भी होती है, और मानसिक विकास की तीव्रता भी होती है। बस क्या होता है? नैतिकता का अभाव इसके अंदर होता है। तो ये आपका 3rd नंबर का आंसर है, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, इसमें देखो क्या होता है, पहला आपका नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में नियमित रूप से आकलन करना या आकलित करना, अंक ग्रेड प्रदान करना और उपयुक्त सभी। तो इसमें देखो आपका जो 2 नंबर का आंसर है ये राइट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? मतलब कोई बच्चा ऐसा है जो कम सीखता हो, जिसकी सीखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? देखो पहला आपका उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे तो वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद देखो उसकी अक्षमता किस प्रकार की है जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। देखो इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। देखो कोई ध्यान नहीं देंगे तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, अतिरिक्त कक्षा लेंगे मतलब उसकी जो समस्या है उसका पता ही नहीं चलेगा अपने को, तो कितनी अतिरिक्त कक्षा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर बुद्धिमान बच्चों के पास बिठाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन चीज क्या है कि जो उसकी अक्षमता है, किस कारण से वो नहीं सीख पा रहा, तो उसको जानकर उसको दूर करने का प्रयास अपन करेंगे, तो जिससे क्या होगा वो जल्दी सीख पाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? देखो क्या मददगार साबित नहीं होता? साइकोलॉजी में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि अपने को क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ना है, चाहे 2 बार पढ़ना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मददगार साबित नहीं होता, तो देखो क्या मददगार साबित नहीं होता? देखो मूल्य व्यवस्था है, शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण है, अधिगम की प्रक्रियाएं व विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, और बुद्धि है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या मददगार साबित नहीं होता? तो मूल्य व्यवस्था है, ये भी साबित होती है, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण भी होता है, अधिगम की प्रक्रियाएं विभिन्न व्यवस्थाएं ये भी होता है। आपका जो 4 नंबर का आंसर है ये बुद्धि, ये नहीं होगा। उसके बाद देखो ICT को परिभाषित किया गया है, मतलब ICT क्या है इसके बारे में आपको बताना है। देखो इसमें देखो आपका सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, विभिन्न तकनीकी उपकरण व संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सर्जन, प्रसार, संग्रहण और प्रबंधन किया जा सके। इंटरनेट का उपयोग करते हुए छात्रों द्वारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का उपयोग, सूचना एवं संप्रेषण के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग। तो इनमें राइट आंसर है वो आपका 2 नंबर का हो जाएगा, विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सर्जन, प्रसार, संग्रहण और प्रबंधन किया जा सके। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्न में से वह गुण जो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। देखो यहाँ भी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, वो गुण आपको बताना है। तो सृजनात्मकता से संबंधित, सृजनात्मकता वैसे क्या होती है? देखो सृजनात्मकता का मतलब होता है नवीन रचना, कोई नई रचना हम करते हैं तो वो क्या होती है? सृजनात्मकता होती है। अब सृजनात्मकता के लिए देखो कि संबंधित नहीं है सृजनात्मकता से, तो वो क्या नहीं है? देखो मितव्ययिता, मौलिकता भी जरूरी है, प्रवाह भी जरूरी है और उपयोगिता भी जरूरी है। ये तीनों चीज जरूरी है सृजनात्मकता के लिए, नई रचना के लिए, और मितव्ययिता है ये नहीं है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो ये केटेल ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है अपने को, व्यक्तिगत कारक क्या है? देखो यहाँ पे कि संचार के साधन है, ठीक है। उसके बाद समवयस्क समूह है, अध्यापक है, और परिपक्वता एवं आयु। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, व्यक्तिगत कारक अपने को पूछा है, तो व्यक्तिगत कारक क्या होगा आपका? परिपक्वता और आयु हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? देखो एक गेंदबाजी का कौशल है उसको तो उसने विकसित कर लिया, और उससे उसके जो बल्लेबाजी का कौशल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा,
ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें देखो अगर कोई फर्क पड़ जाता तब तो हम कोई बात करते, अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। मतलब एक चीज हम सीख रहे हैं तो उससे दूसरी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ना क्या कहलाता है, शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहलाता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। अब स्मृति यादाश्त से संबंधित कौन सी चीज नहीं है, देखो स्मृति से संबंधित अपने पास देखो पहचान दे रखा है, धारण दे रखा है, पुनः स्मरण दे रखा है, अनुभूति, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपका पहचान है, ये भी यादाश्त से संबंधित है, धारण है ये भी संबंधित है, पुनः स्मरण है ये भी है, तो अनुभूति नहीं होगा। अब देखो एक चौथा पॉइंट और होता है जो स्मृति से संबंधित होता है, तो वो क्या होता है, पहचानना होता है, ठीक है ना। किसी को हम पहचानते हैं तो वो भी क्या होता है, 4 पॉइंट होते हैं स्मृति से संबंधित, एक तो पहचान, धारण, पुनः स्मरण और एक पहचानना, ठीक है ना। एक तो पहचान मतलब किसी के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, एक पहचानना देख के पहचान लेके हाँ ये फला फला आदमी है या ये चीज़ इस टाइप की है ना। तो इस तरह से आपका ये अनुभूति है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे देखो आपको दे रखा है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस टाइप की क्वेश्चन साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इसी में ही बच्चों के सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, योगात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। तो योगात्मक जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य क्या है, देखो समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। मतलब एक बच्चे ने कितना अधिक निष्पादित किया है वो उसी का पता लगाना क्या कहलाता है, आपका योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद देखो अगला जो है अभिवर्ती संप्रत्यय है। तो अभिवर्ती संप्रत्यय है वो क्या है, देखो आपका संज्ञान परक भी होता है, क्रिया परक भी होता है और संवेगात्मक होता है। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, अभिवर्ती संप्रत्यय के ही पार्ट है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक का मतलब जिससे बच्चा सीख सके, ठीक है ना। तो देखो एक तो क्या आपके पास मित्रों के द्वारा उपहास है, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना है, मीन में निकालना बंद करना और इनमें से सभी। तो देखो सबसे बड़ा जो कारण है सकारात्मक दंड का जिससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा, तो मित्रों के द्वारा उपहास, मतलब मित्र अगर हंसी मजाक उड़ाएंगे किसी बच्चे की तो वो क्या होगा, ज़्यादा सीखेगा, उस गलती को छोड़ने का प्रयास करेगा। अगर वो मित्रों के साथ समय बर्बाद कर रहा है तो वो और ज़्यादा नुकसान हो गया। मीन में एक निकालना बंद कर देंगे, कमियां निकालना बंद कर देंगे तो वो बच्चा फिर भी नहीं सीखेगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद देखो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए देखो क्या जरूरी है, एक तो देखो शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान ये जरूरी है। उसके बाद देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे भी फर्क पड़ेगा, रुचियों की भिन्नता, इससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन इन देखो चारों में से मिलते जुलते ही लग रहे हैं, लेकिन सबसे जो सही जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण। इससे बच्चे का सबसे जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा और उसमें मतलब बच्चे को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि ये तीनों भी संभावना है कि इनमें से भी कोई सा हो सकता है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कई बार साइकोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर मिलते जुलते से होते हैं कि हम यही सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है या ये सही है या ये सही है। तो यहाँ पे आपका जो 4th नंबर का आंसर है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे। तो इसके जो कौन है, तो इसके जो प्रबल समर्थक हैं वो कौन है, आपके आलपोर्ट है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो 7 जो अभियोग्यता हैं उनका अधिमान निर्धारित किया था, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से आपका जो देखो ये स्थान संबंधी अभियोग्यता, अनव्यक्तिक अभियोग्यता और भाषात्मक अभियोग्यता, ये तो तीनों के तीनों है। बाकी ये भावनात्मक अभियोग्यता है ये आपका नहीं होगा, मतलब ये 2 नंबर का आंसर है, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है, मतलब जिससे सीखते नहीं है, अधिगम है ना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे सीखते नहीं है, तो देखो संज्ञानात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, आध्यात्मिक होता है ना, इससे बच्चा कम सीखता है, मतलब इससे अधिगम का क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। बाकी ये तीनों अधिगम के क्षेत्र हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के समय निम्न
बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब कोई बच्चे समस्यात्मक बालक हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती रहती हैं, तो उनकी शिक्षा के समय किन किन बातों का ध्यान अपने को रखना चाहिए। तो इसमें देखो आपका जो फर्स्ट है, बालकों को मनोरंजन के उचित अवसर देने चाहिए। बिल्कुल ये भी सही बात है। शिक्षकों का मधुर व सहयोगात्मक व्यवहार भी होना चाहिए। अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन व पुरस्कार भी होने चाहिए। मतलब ये आपके तीनों के तीनों आंसर है, ये राइट हो जाएंगे। बालकों को मनोरंजन के उचित अवसर दिए जाने चाहिए, शिक्षकों का मधुर व सहयोगात्मक व्यवहार भी होना चाहिए। उसके बाद अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन व पुरस्कार, मतलब अगर प्रोत्साहन और पुरस्कार मिलता रहेगा तो बच्चा ज़्यादा सीखने का प्रयास करेगा। मतलब आपका चौथा आंसर है, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, थॉर्नडाइक ने कल्पना और चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को बताया है। तो व्यक्तित्व को कल्पना और चिंतन के आधार पर किस प्रकार का बताया है? तो देखो इसमें सूक्ष्म विचारक है, एक तो आपका प्रत्यक्ष विचारक है और स्थूल विचारक है। तो ये तीनों प्रकार के बताए हैं थॉर्नडाइक ने। किसके आधार पर? कल्पना और चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व है, इसको 3 प्रकार का बताया है, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और प्रत्यक्ष विचारक। मतलब आपका चौथा आंसर इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये रोरसा शाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया गया। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, रोरसा शाही धब्बा परीक्षण है, इसका प्रयोग किस पे किया गया था? जो मानसिक रोगी होते हैं उन पे किया गया था। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? मतलब पुस्तकीय ज्ञान है उसकी योग्यता को व्यवस्थित करने के लिए उसकी जो पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? अब देखो कौन सी बुद्धि कहलाती है? आपकी अमूर्त बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। तो कई जगह अगर अपने को यांत्रिक बुद्धि मिल जाए तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का गुण नहीं है। तो निदानात्मक परीक्षण का गुण कौन सा नहीं है? देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी देखो गुण नहीं है, मतलब इसमें छात्र उद्देश्यहीन हो जाते हैं, एक तो देखो। उसके बाद देखो इसके आधार पर अध्यापक अपनी शिक्षण विधि का विश्लेषण कर सकता है। इसके अलावा इसके प्रयोग से शिक्षण व मूल्यांकन में गतिशीलता बनी रहती है। इसके द्वारा मानसिक दुर्बलताओं का पता लगाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे अपने को ये क्वेश्चन होता है निदानात्मक परीक्षण के गुण हैं, तो ये तीनों के तीनों हो जाते हैं, ये आपका गुण नहीं है। मतलब इसमें छात्र उद्देश्यहीन हो जाते हैं, इसमें उद्देश्यहीन नहीं होते, उद्देश्य बच्चों को मिल जाते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका 29 का, अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है। अधिगम का स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होता है एक के साथ कोई दूसरी चीज सीखने में कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था वो क्रिकेट खेलने वाला है ना, तो इसमें देखो अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है, तो देखो ज्ञान को बदलना, सीखने के द्वारा परिवर्तन कर देना, अधिगम में परिवर्तन, किसी सीखी हुई बात के माध्यम से दूसरी बात को सीखना। तो अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? कोई सीखी हुई बात है उसके माध्यम से हम दूसरी बात को सीख रहे हैं, वो क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। मतलब एक चीज हमने सीख ली और उससे दूसरे में फायदा मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य आधार है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य आधार क्या है? देखो अधिगम भी है, रुचि भी है, लिंग भेद भी है। मतलब आपका जो चौथा है वो राइट हो जाएगा। मतलब ये तीनों के तीनों व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख आधार है। तो इस तरह से हमने इसमें 30 क्वेश्चन लिए हैं, आगे भी हम इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे। आपको मैं बता दूं पहले ही कि हमने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर साथी ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो ये पहले पीडीएफ आपको दे दूंगा, उसके आप सॉल्यूशन करके अपने पास रख लेना। जैसे ही मैं इनका सॉल्यूशन करवाऊं तो आप मिला के देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो सभी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।